हेलो बीएल लवर्स। इससे पहले के पार्ट अगर आपने ना देखे हो तो पहले उन्हें जाके देख ले ताकि आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आए और इस पार्ट को एंजॉय करें। हमें कांगचुन की बेकरी दिखाई जाती है जहाँ मिन कहती है मूवर्स 10 बजे आ जाएंगे तो तुम लोग ध्यान से अपना सारा सामान ले लेना, ठीक है। ये प्लेस ही इतनी बड़ी है तो ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। मैंने तो हमारे लिए सोशल मीडिया अकाउंट से बनाया है तो लोगों को हायर भी कर लिया है। मैं प्रमोशन के लिए अपना बेस्ट देने वाली हूँ। तभी यूनी कहती है तुम कितना हार्ड वर्क कर रही हो मिन, तुम कितनी कूल हो। मिन जवाब देती है यही बिजनेस है, हमें हमेशा टॉप पे होना चाहिए। यूनी कहती है मुझे हमारे रेगुलर्स के लिए बुरा लग रहा है। योंगसेल जरूर डिसअपॉइंट फील करेगा, वो वहाँ आ सकता था क्योंकि उसके ऑफिस के पास थी वो बेकरी, पर मुझे यकीन है वो यहाँ भी आ जाएगा क्योंकि तुम यहाँ हो जूनी। तभी मिन पूछती है योंगसेल कौन है। यूनी जवाब देती है वो यहाँ रोज आता था, वो जूनी का अच्छा दोस्त भी बन गया था। मैं बेट लगाती हूँ अगर उसकी फोटो हमने अपने सोशल मीडिया पे डाली अपना डेजर्ट खाते हुए तो हमारा कैफे फेमस हो जाएगा। तभी कांगजुन कहता है वो अब नहीं आएगा, वो बिजी है। यूनी से जवाब देती है तुम्हारी बात सही है, वैसे भी ये लोकेशन बहुत दूर है उसके ऑफिस से। मैं होप करती हूँ कि वो अच्छा कर रहा हो, मेरी तरफ से उसको हेलो जरूर कहना। और कांगजुन उसे कहता है ठीक है। वो सोचता है मैं भी यही चाहता हूँ कि वो अपनी जिंदगी में अच्छा करे, लेकिन अब मैं उसे नहीं सुनना चाहता, ना मैं उसे देखना चाहता हूँ। मैं ये सब कुछ पीछे छोड़ के जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि वो मुझे भूल जाए और एक अच्छी जिंदगी जिए, तब शायद मैं भी अपनी जिंदगी फ्रीली जी सकूं। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि योंगसेल फोन पे किसी से बात कर रहा होता है और कह रहा होता है ठीक है, क्या मैं अपना रिजर्वेशन कल का कर सकता हूँ वीकेंड की वजह। सामने वाला पर्सन उससे कहता है 8 बजे का रिजर्वेशन कैंसिल हो गया है, क्या आपके लिए ठीक रहेगा। योंगसेल उससे कहता है ठीक है थैंक यू, आप बस 2 लोगों का रिजर्वेशन कर दीजिएगा। ये कहते हुए वो फोन रखता है और सोचता है मैं बहुत टेंशन में था कि इतने शॉर्ट नोटिस पे मुझे रिजर्वेशन मिलेगा भी या नहीं, पर अच्छा हुआ कि मुझे मिल गया। मैंने फ्लावर्स का ऑर्डर दे दिया है। अपने काम के बाद मैं सबसे पहले उसकी बेकरी जाऊंगा और उसे फूल दूंगा, और क्योंकि डिनर में टाइम होगा तो हम एक ड्राइव ले सकते हैं। अगर ट्रैफिक भी हुआ तो भी हम लेट नहीं होंगे। लाइट, फूड, एटमॉस्फेयर सब प्राइस के वर्थ होगा, और जब डिनर खत्म होगा तब मैं करूंगा अपना परफेक्ट कन्फेशन। तभी कोई योंगसेल से कहता है मिस्टर सियोल आप यहाँ हैं, हम आपको कब से ढूंढ रहे हैं, चलिए एक और ड्रिंक लेते हैं। योंगसेल उससे कहता है ठीक है मैं आ रहा हूँ। वो अपने फोन को देखते हुए सोचता है अगर टीम डिनर नहीं होता तो, लेकिन फिर भी उसने पहली बार मुझे गुड बाय कहा था, मुझे फीलिंग आ रही है कि सब अच्छा ही होगा। ये कहते हुए वो अंदर चला जाता है और हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है योंगसेल का फोन बज रहा होता है। वो अपना फोन उठा के अलार्म बंद करता है। वो अपना फोन चेक करता है जिसपे सबने लिखा होता है हैप्पी बर्थडे योंगसेल, तुम कहाँ हो, जल्दी आ जाओ। कि योंगसेल खुश नहीं होता क्योंकि वो सिर्फ कांगचुन के मैसेज का वेट कर रहा होता है, लेकिन हमारे कांगचुन का कोई मैसेज नहीं आता। ये देख के वो सैड हो जाता है और सोचता है कांगचुन आज मेरा बर्थडे है, लेकिन फिर भी आज मुझे उसे अपनी सारी दिल की बातें बतानी होगी, आज मुझे अपना बेस्ट दिखना होगा। वो अपने रूम से बाहर जाते हुए सोचता है ये जरूर एक परफेक्ट कन्फेशन होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंगसेल अपने वॉशरूम में शावर ले रहा होता है। वो बहुत ही एक्साइटेड होता है अपने बर्थडे, या हम कहें कि अपने कन्फेशन के लिए। वो बहुत ही एक्साइटमेंट के साथ तैयार होता है और अपने भाई को उठाता है। उसका भाई कोई इसे रिस्पॉन्स नहीं करता तो वो उसे पैसे देता है। इसे देख के उसका भाई उसकी हेल्प करने के लिए मान जाता है और वो योंगसेल को एक के बाद एक हेयर स्टाइल चेंज करता देखता है और शॉक में जा रहा होता है। फाइनली योंगसेल को एक हेयर स्टाइल पसंद आती है और उसका भाई उसे ऐसे देख के सच में सदमे में चला जाता है। हमारा योंगसेल सच में बहुत स्मार्ट लग रहा होता है। तभी वो कहता है मैं जा रहा हूँ। उसकी बहन उसे कहती है हैप्पी बर्थडे भाई, अगर तुम्हारी डेट अच्छी जाए तो घर बिल्कुल मत आना। और उसका भाई कहता है हाँ हाँ अपना जादू उस पर चला देना, ठीक है। योंगसेल अपनी कार में बैठता है और सोचता है मैंने अपनी कार भी धुलवा ली और इसका एयर प्यूरीफायर भी चेंज करा दिया है, और क्योंकि आज मेरे पास ज्यादा काम नहीं है तो मेरे पास एनर्जी ही बच जाएगी मेरी डेट के लिए। तभी हमें उसके ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके कलीग उसे ऐसे देख के कहते हैं हे भगवान आखिर ये क्या है, कोट और आपकी हेयर स्टाइल। दूसरी कोवर्कर कहती है आप बहुत कूल लग रहे हैं सर। योंगसेल खुश होकर जवाब देता है आज मेरे अपॉइंटमेंट है। इसकी एक और कलीग आके कहती है वाओ उस वेस्ट में तुम बिल्कुल सीईओ की तरह दिख रहे हो, तुम पे सूट कर रहा है। तब इसका बॉस वहाँ आता है और कहता है कहीं आप किसी और ऑफिस में इंटरव्यू के लिए तो नहीं जा रहे हैं ना, मैं आपको जाने नहीं दूंगा। सेल ऑकवर्डली हंसते हुए कहता है नहीं ऐसा नहीं है, और सोचता है कहीं कांगजुन मेरे आसपास अनकंफर्टेबल फील ना करे। इससे कोई कहता है तो क्या ये एक डेट है। सुन के योंगसेल हंसता है और कहता है हाँ मुझे लक विश कीजिएगा। तो बॉस कहता है एक मिनट आज तो तुम्हारा बर्थडे भी है ना, कॉन्ग्रेचुलेशंस, मतलब ये एक बर्थडे डेट है हाँ। और वहीं योंगसेल दूसरी तरफ सोचता है मुझे लगता है सब अच्छा ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंगसेल टाइम देख रहा होता है, बस 1 मिनट बचा है। तभी मिस्टर ते आते हैं और कहते हैं ओह मिस्टर सियोल क्या वो बेकरी बंद हो गई है। योंगसेल कंफ्यूज होकर कहता है कौन सी बेकरी। मिस्टर ते कहते हैं वही जो आपका फेवरेट स्पॉट थी, वो
वहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि वो क्लोज थी। मुझे नहीं पता कि वो अंडर रिपेयर है या फिर वो बंद हो चुकी है। ये सुन के योंग सियोल झटके से अपनी डेस्क से उठता है और उसे ऐसे देख के मिर्चाते डर जाते हैं और कहते हैं मिस्टर सियोल। योंग सियोल उसकी कोई बात नहीं सुनता और भागते हुए सोचता है नहीं ऐसा नहीं हो सकता, वो बंद नहीं हो सकती, वो झूठ कह रहा है, वहाँ मिलने वाले थे आज, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। यही सोचते हुए भागता है और भागते भागते योंग सियोल की बेकरी तक पहुँचता है और जैसे ही वो बेकरी के सामने आता है वो देखता है कि योंग सियोल की बेकरी सच में बंद हो चुकी है। जो देख के उसे शॉक लगता है, वहीं पे खड़ा रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ कोई अपने फोन में टाइम देख रहा होता है, 6:16 हो चुके हैं। ये कांग जुन होता है, सोच रहा होता है उसका काम खत्म हो गया होगा, है ना, वो अपने ऑफिस से भी निकल गया होगा। कांग जुन को आवाज देती है जूनी, कांग जुन, जूनी। कांग जुन अपने ख्यालों से निकलता है और कहता है हाँ नूना। मुझसे पूछती है तुम्हारी कॉफी ठंडी हो गई होगी, मैं तुम्हारे लिए दूसरी बनाऊं। कांग जुन कहता है ठीक है। मिन कॉफी बनाते हुए ऐसे कहती है हम पहले 4 केक से स्टार्ट करेंगे, हम उन्हें टेस्ट भी कर सकते हैं मेन्यू के लिए, फिर हम अचानक से नंबर इंक्रीज कर देंगे। नूना सोशल मीडिया अकाउंट हैंडल करने वाली है, मुझे तुम्हारी एक पिक्चर चाहिए होगी बेकिंग के लिए। ये सुन के कांग जुन सोचता है सोशल मीडिया, अगर योंग सियोल, तभी उसके जीभ जल जाती है। ये देख के मिन सोचती है ये पूरे दिन से ऐसे ही बिहेव कर रहा है। इन कांग जुन के दिमाग में अभी भी यही चल रहा होता है। 6:30 हो चुके हैं और वो अपना चेहरा घुमाते हुए कहता है मैं नहीं देखूंगा। और मिन से कहता है नूना क्या हम अभी से स्टार्ट करें। मिन उससे हंसते हुए कहती है तुम्हें सच में नहीं पता ना कि ब्रेक का मतलब क्या होता है। आराम करो जूनी, हम घर पर है। और ये सुन के योंग सियोल सोचता है आराम कैसे करूँ नूना। और उसे अपने और योंग सियोल के बिताए हुए सारे पल याद आते हैं, उनका मिलना, मूवी देखना, वो छोटी छोटी बातें करना, वो दिन जिस दिन योंग सियोल ने कहा था हम कल मिलेंगे, ठीक है जूनी। ये याद आते ही वो अपना सिर जोर से हिलाता है और कहता है मैं ये सब नहीं सोच सकता। तभी मिन कहती है वाओ ये हवा कोई मजाक नहीं है। कांग जुन पूछता है क्या सच में इतनी सर्दी है। मिन कहती है ऑफ कोर्स बुद्धू, आज बहुत ठंड है। सुन के कांग जुन को सोचता है और कहता है शिट। उससे पूछती है जूनी क्या हुआ। कांग जुन उसे दिलासा देते हुए कहता है नहीं कुछ नहीं, और सोचता है उसे ज्यादा चलने की जरूरत नहीं है ना, वो मेरा वेट नहीं कर रहा होगा, वेट करने का कोई रीजन ही नहीं है उसके पास। ये सोचते हुए वो गहरे थॉट्स में चला जाता है। वो फिर फोन को देखता है जिसमें अब 10:30 बज चुके थे। वो उसे देख के कुछ प्रोसेस ही नहीं कर पाता और अपनी डेस्क से उठ के जाने लगता है। अभी मिन पर्दे लगाते हुए कहती है वाओ मुझे तो दिख ही नहीं रहा, मुझे नहीं लगा था कि आज इतनी स्नो होगी, पता नहीं रोड्स क्लियर होंगी भी कि नहीं कल। ये देख के कांग जुन सोचता है बहुत ज्यादा स्नो हो रही है, जो भी हो अब सब कुछ खत्म हो चुका है। योंग सियोल जरूर चला गया होगा ये देख के कि बेकरी बंद हो चुकी है। तभी वो अपने कमरे में आता है और देखता है कि उसके डेस्क पे एक बॉक्स रखा होता है, जिसे देख के वो सोचता है एक गिफ्ट बॉक्स, वो भी इतना बड़ा, और आखिर ये यहाँ क्यों है, क्या मिन ये मेरे लिए लेके आई है। लेकिन जैसे ही वो उसके अंदर की चीजें देखता है वो शॉक रह जाता है। ये वही चीजें थी जो योंग सियोल ने उसे गिफ्ट की थी। चिल्लाते हुए मिन के पास जाता है और कहता है सिस आखिर ये क्या है। मिन उससे कहती है अच्छा ये शॉप छोड़ने से पहले मैं देखने गई थी कि कहीं कुछ छूट तो नहीं गया। जब मैंने लॉकर खोला तो ये उसमें रखे थे, ये जरूर वो गिफ्ट होंगे जो कस्टमर्स ने तुम्हें दिए थे, आखिर तुम इन्हें पीछे कैसे छोड़ सकते थे, तुम्हें इन्हें अप्रिशिएट करना चाहिए कांग जुन, मैंने इन्हें डेस्क पे रखा था, क्या तुमने देखा नहीं। ये सुनते ही कांग जुन रोने लगता है और कहता है सिस अब मैं ये और नहीं कर सकता। बाहर जाते हुए कहता है मैं जल्दी आ जाऊंगा। उसकी बहन कहती है अभी हमें दिखाया जाता है कि बहुत ज्यादा बर्फ पड़ रही होती है बाहर, और उसी बर्फ के मौसम में कांग जुन दौड़ते हुए जा रहा होता है और सोच रहा होता है अभी 11 बज गए हैं, वो वहाँ नहीं होगा, नहीं ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो वहाँ हो, मुझे बहुत भूख लगी है लेकिन मेरी सांस, मैं आउट ऑफ ब्रेथ हो रहा हूँ। अभी दौड़ते दौड़ते उसका पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। कांग जुन उठते हुए सोचता है आखिर मैं क्या कर रहा हूँ, वो वैसे भी वहाँ नहीं होने वाला, लेकिन अगर तुम वहाँ हो तो प्लीज होल्ड करके रखो, तुम ऐसे वेदर में बाहर नहीं रह सकते योंग सियोल। वो दौड़ते हुए सोचता है कुछ एक्सपेक्ट मत करो, से भी वहाँ नहीं होने वाला, प्लीज तुम वहाँ मत होना, प्लीज प्लीज योंग सियोल तुम वहाँ मत हो। नहीं, लेकिन जैसे ही वो अपने सामने देखता है वो योंग सियोल को खड़ा पाता है। बर्फ की वजह से पूरी तरह गीला हो चुका था। जैसे ही योंग सियोल कांग जुन की तरफ देखता है, कांग जुन उसकी तरफ दौड़ते हुए आ रहा होता है। वो दौड़ते हुए सोच रहा होता है ऐसा नहीं हो सकता, क्या ये लड़का पागल है। वो योंग सियोल के शोल्डर्स पकड़ता है और कहता है क्या तुम ठीक हो, तुम्हें सर्दी लग जाएगी, हमें घर चलना चाहिए। नहीं नहीं हमें पहले हॉस्पिटल चलना चाहिए। कैब, मैं कैब कॉल करता हूँ, ठीक है, होल्ड ऑन करके रखो, लेकिन पहले हमें अंदर चलना होगा। लेकिन तभी योंग सियोल कहता है तुम क्या कर रहे हो, क्या तुम बिना कुछ कहे ही मुझे छोड़ के जाने वाले थे, या तुम मुझसे सच में इतनी नफरत करते हो। मुझे बस एक बार अच्छे से कन्फेशन करने दो, फिर तुम समझ पाओगे। एक दिन
एक दिन मैं तुम्हें समझा के रहूंगा। मुझे परवाह नहीं कि इसमें कितना टाइम लगे, लेकिन एक दिन तुम समझोगे, ये सोच रहा था मैं। लेकिन अगर अगर तुम ऐसे ही चले जाओगे तो मेरे पास वो चांस नहीं होगा। क्या तुम्हारा गुड बाय हमेशा के लिए था कांगचुन? क्या मेरा ये सोचना एक पागलपन था कि सब कुछ ठीक होगा? सच में पागल ही था जो ये सोच रहा था कि कोई होप बची है। तुम्हें आना ही नहीं चाहिए था, ऐसे ही छोड़ देना चाहिए था तुम्हें सब कुछ। फाइनली मैंने अपनी फीलिंग्स तुम्हारे लिए खत्म कर दी थी, तो आखिर तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझे फिर से एक होप देने के लिए कि मेरे पास एक और चांस है। ये सुन के कांगचुन शॉक हो जाता है और कहता है, तुम्हारा क्या? तुम थे वो जिसने मेरा कन्फेशन डाउन किया था। तुम्हें नहीं लगता कि वो पर्सन तुम्हें होना चाहिए था, जैसे यहाँ नहीं आना चाहिए था? तुम्हारे लिए तो मेरा कन्फेशन भी कुछ नहीं था। अगर तुम सच में मेरे लिए कुछ फील करते थे तुम कभी मेरी शॉप पे नहीं आते, और तब मैं तुम्हें भूल के अपनी जिंदगी फिर से जी सकता था। नहीं, ये शुरुआत से ही गलत था। मुझे बस अपनी मेमोरीज में रखो और मुझे जाने दो। मैं तुम्हें जाने दूंगा। ये सब तुम्हारे साथ कितना मुश्किल है। पहले तुम थे वो जिसने मुझे किस किया था, और फिर तुमने मुझसे ये कहा कि तुम मुझे फिर से किस नहीं कर सकते। चाहे मैं इसके बारे में कितना भी ना सोचने का ट्राई करूं, लेकिन मैं ये नहीं भूल पा रहा। मैंने सुना तुम्हारा कन्फेशन, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि तुम एक दोस्त के नाते कह रहे हो या क्या। ये सुन के योंग सेल कहता है, कांगचुन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हें पसंद करता हूँ वैसे ही जैसे तुम मुझे करते हो। मैं चाहता हूँ कि मैं पास्ट में वो सारी गलतियाँ सही करूँ जिससे तुम्हें हर्ट हुआ है। मैं हाई स्कूल के टाइम पे वापस जाना चाहता हूँ जब मैंने तुम्हें हर्ट किया था। आई लाइक यू कांगचुन, प्लीज मेरा यकीन करो। ये सुन के कांगचुन रोते हुए कहता है, अगर ये सच है तो क्या तुम अभी मुझे किस कर सकते हो? अगर तुम सीरियस हो तो क्या तुम ये कर सकते हो? तुमने कहा था तुम नहीं कर सकते। तुम इससे आगे कुछ कह पाता, योंग सेल उसका फेस पकड़ के उसे किस कर लेता है, जिसे देख के कांगचुन शॉक हो जाता है और वो रोते हुए योंग सेल को किस करता है। वो दोनों ही एक दूसरे को हक करके एक दूसरे को किस करते हैं उसी बेकरी के सामने। तभी हमें बेकरी के अंदर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योंग सेल कांगचुन का हाथ पकड़े होता है और कांगचुन सोचता है, नहीं, मैं ऐसा नहीं था कि मुझे ये करने को कह रहा था। यहाँ कांगचुन का हार्ट रेस हो रहा होता है और योंग सेल अभी भी रो रहा होता है। तो दोनों शॉप के अंदर ही बैठे होते हैं और योंग सेल से कांगचुन कहता है, योंग सेल रो मत, देखो तुम्हारी आंखें कितनी स्वेल हो चुकी हैं। उसे देखते हुए सोचता है, ये सच में अभी भी कितना क्यूट है। सेल उसे अपनी तरफ देखते हुए देखता है और कहता है, मुझे मत देखो, मैं अगली लग रहा हूँ। कांगचुन कहता है, नॉनसेंस, तुम अभी बहुत हैंडसम हो, लेकिन तुम्हें ठंड लग जाएगी, तुम्हारे कपड़े गीले हैं। अभी योंग सेल की नजर उसके हाथ पे जाती है। वो कहता है, तुम्हारा हाथ ये ब्लीड कर रहा है। कांगचुन उससे कहता है, हाँ, ये जब मैं दौड़ते हुए आ रहा था तब मैं गिर गया था, लेकिन कोई बात नहीं, ये बस छोटी सी खरोच है। योंग सेल ये सुन के उसे हक कर लेता और कहता है, आखिर तुम इतने दूर तक क्यों गए सिली? तुम सच में मुझे बहुत पसंद करते हो, है ना? कांगचुन कहते हुए उसे दबा देता है। कांगचुन उससे कहता है, तुम मेरा 6 बजे से इंतजार कर रहे थे। योंग सेल कहता है, हाँ। कांगचुन कहता है, सच में? तुमने कुछ खाया है? तुम बाहर थे और बाहर कितनी सर्दी थी। अभी योंग सेल को कुछ याद आता है और वो अपना फोन देखता है और कहता है, शिट, मेरा रिजर्वेशन बहुत ज्यादा लेट हो गया है। ये सोचते हुए वो कांगचुन से कहता है, कांगचुन, आज मेरा बर्थडे है। कांगचुन नर्वस होते हुए कहता है, ओह हाँ, हैप्पी बर्थडे। सोचता है, भूल ही गया था, मुझे लगा कि वो इस ईयर के एंड में आता है। योंग सेल से कहता है, मैंने कुछ प्रिपेयर नहीं किया, लेकिन रुको 1 मिनट, मेरे पास कुछ ना कुछ तो होगा। मैं अपने साथ हमेशा स्नैक्स रखता हूँ, मैं तुम्हें एक प्रॉपर प्रेजेंट बाद में दूंगा, अभी के लिए ये ले लो। ये बस एक कैंडी है। वो अपनी दूसरी जेब में हाथ डालता है और ऐसा कुछ फील होता है जैसे वो उस चीज को निकालता है, वो एक कुकी होती है, टूट गई थी। उस कुकी को कांगचुन देख के सोचता है, ये तो टूट गई है। योंग सेल कहता है, क्या ये कुकी है? लेकिन कांगचुन अपना हाथ पीछे कर लेता है और कहता है, हाँ, ये मेरी पॉकेट में थी, ये उस बैच में से है जो मैंने कुछ दिन पहले बनाया था, लेकिन ये टूट गई है। मुझे 1 मिनट दो, मेरे पास एक बार रखा था, थोड़ा एम्बैरेसिंग है। लेकिन योंग सेल उसकी बात नहीं सुनता और उसके हाथों से वो कुकी ले लेता है और कहता है, क्या ये क्रूटॉन कुकी है? कांगचुन उससे कहता है, हाँ, ये क्रूटॉन कुकी है, ये मेरी फेवरेट है, इसलिए मैं इसे ऑफ्टन बनाता हूँ लेफ्ट ओवर इंग्रेडिएंट से। अगली बार मैं इसे और बेटर बनाऊंगा, तुम्हें ये फेंक देना चाहिए। लेकिन कांगचुन की बात बिना सुने ही योंग सेल उसे खा लेता है। ऐसे खाते देख कांगचुन थोड़ा हैरान रह जाता है और कांगचुन की इस कुकी को खाने के बाद योंग सेल उसे कहता है, इसका टेस्ट सच में बहुत अच्छा है, इसका जैम बहुत टेस्टी है और इसका फ्लेवर अपने आप में ही बढ़िया है, ये बहुत डिलीशियस है। थैंक यू कांगचुन, इतने अच्छे गिफ्ट के लिए। कांगचुन उसे ऐसे देख के स्माइल करता है और कहता है, हैप्पी बर्थडे योंग सेल। योंग सेल फिर से कांगचुन से चिपक जाता है। कांगचुन कहता है, योंग सेल, अब हमें चलना चाहिए। लेकिन योंग सेल कहता है, मैं तुम्हारे साथ और देर रहना चाहता हूँ। कांगचुन उससे कहता है, रहना मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मेरे कपड़े गीले हैं और बहुत सर्दी है, इसके हाथ भी बहुत ठंडे हैं, इसे जरूर सर्दी हो जाएगी अगर ऐसे ही रहा तो। फोन में देख के सोचता है, मेरे को कैब भी नहीं मिल रही, बाहर बहुत स्नो हो रही है शायद इसलिए। योंग सेल उसे कहता है, शायद हमें
हमें यहीं रुकना पड़ेगा। लेकिन कांगजुन से साफ साफ मना कर देता है, कहता है तुम्हें सर्दी हो जाएगी। तभी योंगसेल उसके पास आके कहता है तो कांगजुन, हमें दिखाया जाता है कि उसका इससे क्या मतलब था। वो दोनों एक मोटल आ जाते हैं और कांगजुन सदमे में होता है। ये सिर्फ एक रात की बात है, ये एक रूम ही तो है, ये बारे में ज्यादा मत सोचो। ये सोचते वो अपना कार्ड देता है और कहता है 2 रूम्स प्लीज। लेकिन योंगसेल उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है नहीं, हमें सिर्फ एक लार्ज रूम चाहिए प्लीज। वो दोनों रूम के अंदर आते हैं और योंगसेल उसके कपड़े लेके कहता है मैंने हैंग कर देता हूँ, थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा हूँ, तो तुम तब तक शावर ले लो। ओके। ये सुन के कांगजुन फिर से उटपटांग चीजें सोचने लगता है। अभी थोड़ी देर बाद कांगजुन शावर लेके बाहर आता है और तभी योंगसेल भी आ जाता है और उसे पूछता है तो क्या तुमने शावर ले लिया? ये लो, मैं हमारे लिए कपड़े लेके आया हूँ, मैं जल्दी से शावर लेके आता हूँ, मेरे लिए वेट करना। और ये कहकर वो चला जाता है। कांगजुन बेड पे बैठ के अभी भी यही सोच रहा होता है, आखिर अब मैं क्या करूँ, अब मुझे क्या करना चाहिए। कोई बात नहीं, काम डाउन रहो, बस 1 घंटे की तो बात है। अभी उसके सामने योंगसेल आ जाता है। योंगसेल के चेहरे से पानी टपक रहा होता है और उसे देख के कांगजुन थोड़ा शॉक हो जाता है। अभी योंगसेल उसे हक कर लेता है और कहता है तुम यही हो? और कांगजुन पूछता है योंगसेल क्या हुआ? योंगसेल कहता है जब मैं कन्वीनियंस स्टोर गया था तो मुझे लगा कि तुम भाग जाओगे, लेकिन जब मैंने तुम्हें यहाँ देखा तो मुझे रिलीफ फील हुआ। जब मैं शावर ले रहा था मुझे लगा कि तब शायद तुम चले जाओगे, मैं बहुत नर्वस था। ये सुन के कांगजुन कहता है आई एम सॉरी। योंगसेल उसकी नेक बाइट करता है और सोचता है मैं सच में कितना चाइल्डिश बिहेव कर रहा हूँ, और उसकी बाइट पे किस करता है। वो पीछे हटते हुए पूछता है कि तुम्हारे हाथ में अभी भी दर्द हो रहा है? मैं इसे क्लीन कर देता हूँ, तुम्हें मेरी वजह से चोट लगी है आज, और तब भी लगी थी जब तुम मुझे प्रोटेक्ट कर रहे थे। कांगजुन कहता है मैं प्रोटेक्ट कर रहा था? कब? योंगसेल उसे याद दिलाते हुए कहता है रेस्ट रूम में, याद हो तुम्हें तो? कांगजुन कहता है नहीं कोई बात नहीं, तुम्हें ज्यादा चोट लगी थी। योंगसेल उसे कहता है मुझे मेडिसिन देने के लिए तुम्हारा शुक्रिया, मैं वैसे मेडिसिन यूज नहीं करता, लेकिन तुमने दी थी इसलिए मैंने वो सारी यूज कर ली। उससे कहता है क्या तुमने वो सारी यूज कर ली? मुझे तो जो दिखी थी वो मैं सब ले आया था। तभी योंगसेल उसे हंस के देखता है और कहता है मैं जब वेट कर रहा था मैं तुम्हें बार बार कॉल कर रहा था, लेकिन तुम उठा ही नहीं रहे थे, और मेरे पास तुम्हारे किसी दोस्त का भी नंबर नहीं था। मुझे तो ये तक नहीं पता था कि तुम्हारी शॉप मूव हो रही है। तुमने मुझे ना तो कोई टेक्स्ट किया ना कॉल, मुझे लगा सब खत्म हो गया है। तब मुझे एहसास हुआ कि जब किसी का दिल टूटता है तो कैसा लगता है। तो मैंने पूछा अपने आप से कि मैंने कहाँ गलती की, और मुझे एहसास हुआ कि ये सब मेरी गलती थी। मुझे तुम्हारे पास ऐसे नहीं आना चाहिए था, मुझे तुम्हें वो हार्टफुल वर्ड्स नहीं कहने चाहिए थे, मुझे तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहिए था, फिर तुम्हें ढूंढने आना। मुझे माफ़ कर दो कांगजुन। उस दिन हाई स्कूल में मैं किसी और पे गुस्सा था और वो गुस्सा तुम पे निकल गया। कितना क्रूल था तुम्हारे साथ। ये सुन के कांगजुन कहता है मैं हर्ट नहीं हूँ, वैसे भी इस बात को 10 साल हो चुके हैं। सच बताऊं तो मैं तो वो भूल भी चुका था। ये सुन के योंगसेल और ज्यादा इमोशनल हो जाता है। वो कांगजुन को हक करते हुए कहता है तुम सच में हर्ट नहीं थे? कांगजुन शर्माते हुए कहता है वैसे मैं थोड़ा बुरा फील कर रहा था जब तुमने 1 महीने पहले मेरा कन्फेशन रिजेक्ट किया था। योंगसेल उसे छेड़ते हुए कहता है बस थोड़ा सा। कांगजुन कहता है नहीं बहुत ज्यादा। सुन के योंगसेल कहता है तुम अपनी पूरी जिंदगी लगा दूंगा इस चीज को मेकअप करने के लिए, लेकिन कांगजुन तुम मुझे पसंद क्यों करते हो? उन कहता है वो मैं तुम्हें पसंद इसलिए करता हूँ क्योंकि तुम काइंड हो। योंगसेल उससे कहता है काइंड? लेकिन हमने तो कभी हाई स्कूल में बात ही नहीं की, तो तुम्हें कैसे पता? कांगजुन शर्माते हुए कहता है वो मिडिल स्कूल में जब सब ये कहते थे कि मुझे जूडो क्लब में होना चाहिए मेरी साइज की वजह से, तुम वो थे जिसने मुझे डिफेंड किया था बेकिंग क्लब के लिए। मैं वो कुकी भी खाई थी जो मैंने बनाई थी और कहा था वो डिलीशियस है। योंगसेल शॉक में पूछता है क्या हम दोनों एक ही मिडिल स्कूल से ग्रेजुएट हुए हैं और मैंने तुम्हारे हाथ की कुकी भी खाई है? कांगजुन शर्माते हुए कहता है हाँ मैं बहुत डिफरेंट दिखता था, मैं बहुत मोटा भी था। सुन के कांगजुन को योंगसेल किस करने लगता है और कहता है नहीं तुम बहुत हैंडसम हो कांगजुन, तुम बहुत काइंड हो, और तुम्हारी आवाज ये दुनिया में सबसे प्यारी आवाज है, तुम्हारी आंखें भी बहुत खूबसूरत है। ये सुन के कांगजुन कहता है लेकिन तुम मुझे कब से पसंद करने लगे? योंगसेल कहता है मैं पहली बार, और ये कहते हुए हमें आगे की बात नहीं बताई जाती। तभी हमें दूसरा दिन दिखाया जाता है जहाँ कांगजुन 5 बजे का उसका अलार्म बंद करता है और कहता है 5 बज गए हैं। मुझे और योंगसेल को बात करते करते इतना लेट हो गया कि मैं सिर्फ 2 घंटे की नींद ले पाया हूँ, मैं 6 बजे तक घर पहुँच पाऊंगा। योंगसेल ने कहा था कि उसे काम पे भी जाना है, हमें शावर लेके जल्दी रेडी हो जाना चाहिए। तभी वो योंगसेल को देखता है जो सो रहा होता है। तभी वो स्माइल करता है और कहता है तुम चाहो तो मुझे और देर देख सकते हो। कांगजुन कहता है अभी नहीं, बाद में। कहते हुए वो रेडी होके अपने होटल से निकल जाते हैं। कांगजुन कार में बैठा हुआ सोच रहा होता है उसने मुझसे कहा था कि उसके 5 मिनट बार में बाहर निकली, इसलिए मैं क्यूरियस था, पता नहीं ये क्या है। तो ये इसकी कार है? हाँ यही सोचते हैं वो योंगसेल से पूछता है ये तुम्हारी कार है? योंगसेल से बहुत खुश होकर बताता है हाँ ये कंपनी के पार्किंग लॉट में खड़ी थी, बस यहाँ से 2 ही मीटर दूर है। लेकिन जैसे उसे रियलाइज होता है कि कांगजुन ने उसकी चोरी पकड़ ली, वो ऑकवर्डली हंसने लगता है। उसकी क्यूटनेस देख के कांगजुन भी हंसता है।
तभी योंग सेल कहता है, कांगचुन क्या तुम अब मुझे अनब्लॉक करोगे? जुन उससे कहता है, ओ हाँ मैं कर दूंगा। योंग सेल उससे पूछता है, तो तुम्हारी नई शॉप कहाँ खुलने वाली है? तुम मुझे अपने हाथों की बनी कुकीज खाने दो। सुन के कांगचुन कहता है, ठीक है। तभी योंग सेल कहता है, आज जब तुम्हारा काम खत्म हो जाए तो क्या मुझसे मिल सकते हो? आज क्रिसमस ईव है और अब हम लवर्स हैं, है ना? कांगचुन उसे जवाब देता है, हाँ। तभी हमारा सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि जूनी घर आ चुका होता है और मिन कहती है, जूनी जूनी क्या ये तुम हो? अरे क्या हो रहा है? तुम ऐसे भाग के कहीं नहीं जा सकते। तुमने मुझसे कहा था कि जब तुम वापस आओगे तुम मुझे सब कुछ बताओगे, अब बोलो। तभी कांगचुन कहता है, सिस मैं नहीं कह सकता। ऐसे शर्माते देख के मिन समझ जाती है कि क्या बात है। मिन उससे खुश होती हुई कहती है, जूनी कांग्रे। लेकिन जैसे उसकी नजर उसकी नेक पे जाती है वो वहाँ बाइट्स के निशान देखती है एंड वी नो ये किसने किया है। शर्माते हुए कहती है, कांग्रेचुलेशंस। वहीं दूसरी तरफ योंग सेल के घर पे एक बहुत अच्छा फीस्ट बना होता है जिसे देख के उसके भाई बहन कहते हैं, ओ माय गॉड आखिर ये क्या है? उसकी बहन कहती है, लगता है तुम्हारी डेट बहुत अच्छी गई है तभी तुमने हमारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। तो इसका भाई कहता है, तो तुम हमें कब मिलवा रहे हो हमारी न्यू भाभी से? एक्चुअली मैंने इसके लिए एक नया वर्ड निकाला है, भाभी प्लस जीजू बीजू। उसकी बहन उसका ऐसा फेस देख के सोचती है, छी तुम कितने गंदे लग रहे हो। तभी हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके कलीग कहते हैं, गुड मॉर्निंग सर, के आसपास की हवा थोड़ी बदली बदली है, क्या हुआ है? कि डेट अच्छी नहीं गई? फिर दूसरी कलीग कहती है, मिस्टर ते आप ऐसे किसी से नहीं कह सकते। योंग सेल हंस के कहता है, हम आज फिर से मिलने वाले हैं। ये सुन के सब खुश हो जाते हैं और कहते हैं, लगता है ये सब अच्छा गया, तो चलो कॉफी पीते हैं। वो अपनी कॉफी लेते हुए सोचता है, मैंने आज सुबह ही कॉफी पी थी कांगचुन के साथ, पता नहीं कांगचुन क्या कर रहा होगा, मैं उसे पहले ही मिस करने लगा हूँ। वो अपनी कॉफी की एक पिक खींचता है और कांगचुन को सेंड करते हुए लिखता है, मेरे पास कॉफी है। 5 मिनट बाद कांगचुन का रिप्लाई आता है, मेरे पास भी है। उस मैसेज को देख के योंग सेल स्माइल करता है और सोचता है, मैं अपनी डेट को कंटिन्यू करना चाहता हूँ जो मैं कर नहीं पाया। तभी हमें कहीं और का सीन दिखाया जाता है जहाँ योंग सेल खड़े होकर सोच रहा होता है, क्रिसमस ईव की डेट मैं अच्छे से उसके साथ बिता नहीं पाया, वो डेट सिर्फ डिनर पे ही खत्म हो गई थी। जब हम दिन में मिल रहे हैं तो हमारे पास पूरा दिन होगा एक साथ बिताने के लिए। तभी वो सामने से कांगचुन को आते हुए नोटिस करता है। कांगचुन उसके पास आके कहता है, क्या तुम बहुत ज्यादा देर से वेट कर रहे थे? ये योंग सेल उसके किसी बात का जवाब नहीं देता, उसे अपने पास खींच के फोटोज खींचने लगता है। ये देख के कांगचुन भी थोड़ा शॉक हो जाता है। ये करते हुए उसके आसपास के लोग भी उसे देख रहे होते हैं। वो कांगचुन को छोड़ते हुए कहता है, कांगचुन तुम कितने कूल लग रहे हो। कांगचुन ब्लश करते हुए कहता है, थैंक यू, तुम भी कूल लग रहे हो, तुम कैप में बहुत अच्छे लगते हो। योंग सेल उसकी नेक पे एक स्कार्फ नोटिस करता है और कहता है, क्या ये वही स्कार्फ है जो मैंने तुम्हें दिया था? कांगचुन उसे बताता है, जो भी तुमने मुझे गिफ्ट दिए थे कल मैंने वो खोले, मैंने रखने वाला हूँ क्योंकि ये वेस्ट होगा अगर मैंने उन्हें यूज नहीं किया तो। फिर मेरी सिस्टर ने कहा कि मुझे ये रोज पहनना चाहिए। कंचन हंस के कहता है, अच्छी बात है, तुम्हें इसे रोज यूज करना चाहिए। कंचन उसे गिफ्ट के लिए थैंक यू कहता है और कहता है, मैं इसको भी चेरिश करूंगा, थैंक यू। ये वो वॉलेट होता है जो योंग सेल ने कांगचुन को दिया था और वो कहता है, प्लीज इसका ध्यान रखना। इसी के साथ योंग सेल कहता है, तो हम चले। वो अपनी डेट एंजॉय करने के लिए चले जाते हैं। वो हर स्ट्रीट घूमते हैं, अच्छी डिलीशियस चीजें खाते हैं, क्रिसमस हैट्स को देख के उन्हें ट्राई भी करते हैं। इसमें योंग सेल और कांगचुन दोनों ही बहुत प्यारे लग रहे होते हैं। योंग सेल उससे पूछता है, तुम फिर से वर्क करना कब स्टार्ट करने वाले हो? कांगचुन कहता है, 2 जनवरी से। तो योंग सेल को एक क्लॉ मशीन दिखती है और कहता है, देखो वो तुम्हारे जैसा दिख रहा है। और वो उस क्लॉ मशीन से एक टॉय निकालने का ट्राई करते हैं बट नहीं निकाल पाते। तभी घूमते घूमते वो कैरियोके पहुंचते हैं और कांगचुन कहता है, मैं योंग सेल को सिंग करते हुए सुनना चाहता हूँ। लेकिन एंड में कांगचुन को ही सिंग करना पड़ता है। फिर एंड में वो फिर से डिनर करते हैं, वहाँ से जाने लगते हैं और योंग सेल कहता है, 10 पहले ही बज चुके हैं, टाइम कितने जल्दी निकल जाता है जब मैं तुम्हारे साथ होता हूँ। अभी कांगचुन कहता है, मुझे तो पता ही नहीं था कि मैं अपना क्रिसमस तुम्हारे साथ सेलिब्रेट करूंगा, ये एक ड्रीम जैसा है मेरे लिए। ये सुन के ही योंग सेल उसका हाथ पकड़ता है, उसे कहीं ले जाने लगता है। कांगचुन कहता है, हम कहाँ जा रहे हैं, हम यहाँ पीछे क्यों आए हैं? इससे पहले वो कुछ और कहता उसे किस कर लेता है। योंग सेल कांगचुन को इंटेंसली किस करता है और सोचता है, तो अपनी टंग यूज नहीं कर रहे, क्यूट। कांगचुन के लिप्स स्वीट सॉफ्ट और कितने हॉट सेंट दे रहे हैं मुझे। ये दूसरी तरफ कांगचुन उसे कहता है, वेट रुक जाओ। योंग सेल अपना कंट्रोल खो देता है और कहता है, नहीं थोड़ी देर और बस, और उसे और इंटेंसली किस करने लगता है, थोड़ा और। ये कहते हुए योंग सेल उसे और किस करने लगता है, उसकी नेक पे हाथ रखता है। जैसे ही उसका हाथ उसकी नेक पे लगता है कांगचुन उसे धक्का दे देता है। देख के योंग सेल कहता है, मुझे माफ करना, क्या ये थोड़ा ज्यादा हो गया था? फिर वहीं कांगचुन अपने सेंसेस में नहीं होता। योंग सेल कहता है, कांगचुन क्या तुम ठीक हो? लेकिन कांगचुन उसे पकड़ते हुए सोचता है, मैं ये नहीं कर सकता, मैंने हम दोनों को रोक तो लिया लेकिन ये अभी भी दिख रहा है। और ऐसे यहाँ पता चलता है कि कांगचुन को इरेक्शन हो चुका है। तभी योंग सेल उसे अपने पास खींचता है और कहता है, क्या तुम ठीक हो? लेकिन इससे उनकी बॉडी फिर से टच होती है और कांगचुन सोचता है, नहीं यार, मुझे ज्यादा फील हो रहा है जब मैं ड्रंक था उससे भी।
किसी जरूर इडियोटिक होती है लेकिन टच, ये सोचते हुए वो योंगसेल की तरफ देखता है जिसे कोई फर्क नहीं पड़ रहा होता। उसे ऐसे देख के कांगजन सोचता है, एक मिनट, क्या मैं अकेला हूँ जैसे ये फील हो रहा है? योंगसेल ने मुझे इतने तेज हक किया लेकिन अकेला मैं हूँ जैसे ये इडियोटिक फीलिंग आ रही है। जब हम होटल में थे मुझे तब भी इतना नर्वस फील नहीं हुआ था, शायद ये इसलिए है क्योंकि हम बाहर हैं। बात नहीं, मुझे बस शांत होने की ज़रूरत है। ये सोचते हुए योंगसेल उसका चेहरा पकड़ लेता है और कहता है, कांगचन क्या तुम सच में ठीक हो? जूनी इसे टच करने के बाद कांगचन में काम डाउन नहीं हो पाऊंगा। वहाँ से जाते हुए कहता है, हमें यहाँ से चलना चाहिए। और योंगसेल उसे वहीं कंफ्यूजन में खड़ा खड़ा देखता रहता है और उसके पीछे जाते हुए कहता है, साथ चलते हैं, रुको। वो दोनों एक बेंच पे बैठते हैं जहाँ योंगसेल कहता है, तुम कितने स्टफी तरीके से चल रहे थे पहले। योंगसेल की ये बात सुन के कांगचन कहता है, सच में? योंगसेल कहता है, हाँ बिल्कुल एक रोबोट जैसा। तभी कांगचन कहता है, अरे हाँ मेरे पास कुछ है। ये सुन के योंगसेल कहता है, क्या हुआ? कांगचन कहता है, एक बर्थडे प्रेजेंट है तुम्हारा। ये सुन के योंगसेल कहता है, बर्थडे प्रेजेंट? लेकिन मैं तुम्हें पहले ही पा चुका हूँ कांगचन। ये सुन के कांगचन एम्बेरस होते हुए कहता है, ले लो ना इसे, ये एक नेक टाई होती है। कांगचन उससे कहता है, मुझे लगा ये तुम पे अच्छी लगेगी इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चूज किया। ये बहुत कंफर्टेबल है और इसे टाई करना बहुत इजी भी है। योंगसेल उससे कहता है, क्या तुम मेरे लिए इसे टाई कर सकते हो प्लीज? कांगचन हैरान होते पूछता है, अभी? ये लगता है तुम्हारे स्वेटर के साथ मैच नहीं करेगी। लेकिन हमारा योंगसेल कुछ नहीं सुनता और कहता है, हाँ प्लीज इसे मेरे नेक के पास बांध दो। ये कहते हुए वो अपना कोट नीचे कर देता है। कांगचन उसके नेक में वो टाई बांधता है और कहता है, ये हो ही गया, इसे पुल करो और ये लो। ये थोड़ी सी अजीब लग रही है क्योंकि ये स्वेटर पे है। तुम इसे देखना चाहोगे? मैं अपने फोन में तुम्हें दिखा सकता हूँ। लेकिन योंगसेल उसे रोक देता है और कहता है, नहीं मैं ठीक हूँ, क्योंकि तुमने मुझे ये बांधा है तो मुझे अच्छा लग रहा है। अब मैं काम पे जाऊँ? क्या तुम मेरे लिए टाई बांध सकते हो? मैं तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाऊंगा और जब तुम उठोगे मैं तुम्हें अपने हाथों से वो खिलाऊंगा। मुझे लगता है हम खुश रहेंगे। सब सुन के कांगचन लाल पड़ने लगता है और सोचता है, एक मिनट, ये फीलिंग, नहीं नहीं नहीं। योंगसेल के कुछ कहने से पहले वो कहता है, मुझे घर जाना है अभी। ये सुन के योंगसेल उसे हक करता है और कहता है, ठीक है तो मेरे घर चलते हैं। लेकिन कांगचन मना करते हुए कहता है, नहीं मैं अपने घर जाऊंगा, मुझे कुछ काम है। योंगसेल उसे कहता है, सच में? लेकिन मैं तुम्हारे साथ और टाइम बिताना चाहता था। कांगचन जाते हुए कहता है, मैं भी चाहता था लेकिन आज मुझे कुछ काम है। तभी योंगसेल उससे कहता है, कांगचन आई लाइक यू। ये सुन के कांगचन पलटता है और कहता है, आई लाइक यू टू। ये सुन के योंगसेल थोड़ी तसल्ली लेता है और उससे कहता है, मैं तुम्हें कल भी मिलना चाहता हूँ। कांगचन उससे कहता है, मैं भी मिलना चाहता हूँ लेकिन कल तुम्हारे प्लान्स है ना? योंगसेल कहता है, मैं वो देख लूंगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि योंगसेल घर आ जाता है। उसकी बहन उसे देखते हुए चिल्ला देती है और कहती है, हे तुम्हारे साथ क्या हुआ है और तुम्हारे गले में ये टाई, आखिर ये क्या कर रही है? योंगसेल उससे कहता है, ये मैटर नहीं करता। पूछता है, तुम बाहर नहीं गई? उसकी बहन उसे बताती है, मैं गई थी, मैं 9 बजे वापस आ गई। योंगसेल कहता है, और भाई? उसकी बहन उससे कहती है, वो शायद अपनी वर्क प्लेस की पार्टी पे गए हुए हैं। तभी वो उससे पूछती है, तुम्हारा क्या, तुम तो अपने डेट पे गए थे ना? एक मिनट, मुझे ये मत कहना कि तुम्हें डंप कर दिया गया, मुझे पता ही था। लेकिन वो अपनी बहन की बात बिना सुने ही गेट लगा लेता है और सोचता है, मैंने बेरली कांगचन को डेट करना स्टार्ट किया है, उससे ब्रेकअप करना ये नियर टू इम्पॉसिबल है। और जहाँ तक रही बात मेरे गिफ्ट की, मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं उसे उतारना ही नहीं चाहता। पता नहीं, लेकिन शायद उसे भी इतना अच्छा लगा हो जब मैंने उसे गिफ्ट दिया था। अगर मैं उसे ऐसे करूंगा तो क्या ये कांगचन की तरह लगेगा? तब इसके पास कांगचन का कॉल आता है जिसे देख के वो खुश हो जाता है और सोचता है, ये कितनी पिटी है कि हम पूरी रात एक साथ नहीं बिता पाए, लेकिन कोई बात नहीं, हम अगली बार बिता लेंगे। फोन उठाते ही कांगचन कहता है, क्या तुम घर पहुंच गए? कांगचन उससे कहता है, हाँ लेकिन मैं तुम्हें पहले ही ऑलरेडी मिस करने लगा हूँ, आखिर मैं क्या करूँ? ये सुन के कांगचन ब्लश करने लगता है। में दिखाया जाता है कि योंगसेल अपने दोस्तों के साथ पार्टी में होता है जो बात कर रहे होते हैं। हाँ यार, वो कितना कूल था, वो डांसर, वो बहुत अच्छा था। तभी सियोल कहता है, ठीक है मैं पहले निकल रहा हूँ। उसके दोस्त कहते हैं, अभी से? अच्छा ठीक है, चलो नेक्स्ट ईयर मिलेंगे। और उसके बाद वो फिर दूसरी जगह जाता है और फिर दूसरी जगह, और हर बार वो पहले ही निकल जाता है। इसका रीजन हमें पता है, हमारा कांगचन। ऐसे ही जब वो अपनी ऑफिस डिनर मीटिंग से निकल रहा होता है, उसके बॉस उससे कहते हैं, मिस्टर सियोल आपको सेकंड राउंड के लिए आना होगा। योंगसेल कहता है, मुझे माफ कीजिएगा सर, पर मुझे घर में कुछ काम है। पीछे से उसकी एक कलीग आती है और कहती है, मैनेजर हमें चलना चाहिए, देखिए वहाँ पे कितने सारे लोग हैं। और योंगसेल को जाने को कहती है। इसी तरह हर बार योंगसेल कांगचन से मिलने के लिए मैनेज कर पा रहा होता है। वो हाफते हुए अंदर आता है और कहता है, जुन मुझे माफ कर दो, क्या मैंने तुम्हें ज्यादा वेट कराया? कांगचन कहता है, नहीं मैं भी अभी आया हूँ, तुम आराम से आ सकते थे। लेकिन योंगसेल कहता है, नहीं मैं तुमसे जल्दी मिलना चाहता था। वो पूछता है, तुम क्या देख रहे हो?
कांचन उसे बताता है, मैं हमारे मूवी के रिव्यूज देख रहा था। ये सुन के यंगसेल कहता है, अच्छा, मैंने तो उसके रिव्यूज इतने बड़े पढ़े थे कि मैं क्यूरियस हो गया था, इसलिए मैं ये देखना चाहता था। ये कहते हुए वो सोचता है, साथ बैठ के बातें करना ये सच में बहुत अच्छा है। तभी कांचन कहता है, मैंने वो बुक पढ़ी जो तुमने रिकमेंड की थी, वो बहुत ही अच्छी थी। मैं तो एंड तक गैस कर ही नहीं पाया कि उसमें कल्प्रिट कौन था। लेकिन यंगसेल का ध्यान कहीं और होता है और वो सोचता है, मैं बस ऐसे किस करना चाहता हूँ। वो कांचन की बात काटते हुए कहता है, तुम्हारी टंग बहुत क्यूट है। ये सुन के कांचन कहता है, क्या? फिर वो टॉपिक चेंज करते हुए कहता है, मेरा मतलब कैरेक्टर से था। और सोचता है, हम अभी बाहर हैं, मुझे अपने आप को रोक के रखना पड़ेगा। अगर हम लोग एक साथ रह रहे होते तो मैं उसे कभी भी किस कर सकता था। मुझे जल्दी ही उसके साथ मूव इन करना होगा। अरे यार, सच में अभी इसके साथ सिर्फ होटल जाने के सोच रहा हूँ। मैं उससे पूछूंगा तो क्या ये ज्यादा हो जाएगा? मैं पहले बहुत नर्वस था, इसलिए मेरे अंदर ही रह गया ये। तभी वहाँ पे कोई कहता है, चलो मूवी स्टार्ट होने वाली है, मैं देखना चाहता हूँ कि कितनी बोरिंग हो सकती है। यंगसेल और कांचन भी अंदर जाने लगते हैं। थिएटर के अंदर यंगसेल सोच रहा होता है, ये कितना अच्छा है ना, लेट नाइट शो, वो भी ऐसी मूवी की जिसकी रेटिंग सिर्फ 1 है और सिर्फ 10 लोग पूरे थिएटर में, और मेरी सीट सबसे बैक में, वो भी कांचन के साथ। ये सच में परफेक्ट है। तभी वो कांचन की तरफ दिखता है जिसका ध्यान मूवी में होता है। यंगसेल सोचता है, ये इतनी बोरिंग मूवी को भी कितनी सिंसियरिटी के साथ देख रहा है। तभी यंगसेल अपने सीट का हैंडल उठाता है और कांचन के कंधे पर से रख लेता है। उसे ऐसे देख के कांचन प्यार से पूछता है, क्या तुम थोड़े पॉपकॉर्न लेना पसंद करोगे? लेकिन यंगसेल उसकी थाई पे हाथ रखते हुए उससे कहता है, ऐसा नहीं है कांचन। और उसके कान के पास ये कहते ही कांचन स्टंट हो जाता है। उससे दूर हटते हुए अपने कान बंद कर लेता है और पॉपकॉर्न फेंक देता है। शर्म से लाल हो जाता है और कहता है, मैं बाथरूम से होके आया। वही यंगसेल अपने सिर से पॉपकॉर्न हटाते हुए कहता है, मैं तो बस तुम्हारी थाई थोड़ी देर और टच करना चाहता था। वहीं दूसरी तरफ वॉशरूम में कांचन अपना चेहरा बार बार धो रहा होता है। वो अपने आप को शीशे में देखता है और सोचता है, क्या मैं सच में एक परवर्ट बन चुका हूँ? मुझे यकीन नहीं हो रहा, मैं हार्ट हो चुका हूँ क्योंकि उसने मेरे कान के पास मेरा नाम कहा था। अब क्योंकि मैं कॉन्शियस हो चुका हूँ, मुझे वो चीजें सारी ऐसी ही दिख रही है। ऐसा तब तो नहीं हुआ था जब उसने मुझे किस किया था। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। पता नहीं यंगसेल क्या सोचेगा मेरे बारे में अगर उसे पता चल गया तो। मैं यंगसेल को सिर्फ अपनी अच्छी अच्छी चीजें दिखाना चाहता हूँ, इस जैसी एम्बैरेसिंग चीजें नहीं। अगर ऐसा घर पे हुआ होता तो ठीक भी था, पर ये पब्लिक प्लेस है, मैं सच में मैरिज हूँ है। लेकिन रिलीफ की बात यह है कि अब मैं थोड़ा शांत हो गया हूँ। तभी कोई पीछे से आता है और कहता है, कांचन तुम वापस क्यों नहीं आ रहे हो? और अपने पीछे यंगसेल को खड़ा देख कांचन शॉक हो जाता है। वो उसके पास जाता है और कहता है, सॉरी, तुम्हारे पूरे बालों पे लग गया है। तभी यंगसेल कहता है, अगर तुम सॉरी हो तो मुझे किस करो। ये सुन के कांचन ब्लैंक पड़ जाता है और सोचता है, मेरे पास मत आओ, ऐसे अपनी आंखें बंद मत करो, मैं अभी अभी शांत हुआ हूँ। अरे नहीं, फिर से हो रहा है ये। वहीं दूसरी तरफ यंगसेल कहता है, जल्दी करो। वहीं कांचन सोच रहा होता है, नहीं ऐसा मत करो, मैं नर्सरी राइम सोचता हूँ अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए। लेकिन तभी कोई अंदर आ जाता है और ये देख के वो यंगसेल को पीछे कर देता है, कहता है, देखो कोई आ गया है, मैं बाहर चला चाहिए। वो मन में सोचता है, थैंक गॉड मैं बच गया। उसे ऐसे देख के यंगसेल थोड़ा हैरान रह जाता है। वो दोनों वहां से बाहर निकलते हैं और कांचन कहता है, मुझे माफ करना, लेकिन तुम अंदर चले जा, मैं यहीं वेट करूंगा। यंगसेल कहता है पर क्यों? तुम यहीं रखो, मैं अपना सामान लेके आता हूँ। ये कहते हुए यंगसेल वहां से चला जाता है और कांचन सोचता है, मैं उसे सच नहीं बता सकता। उसका सच में कितना मन था साथ मूवी देखने का, लेकिन मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा। उसे ऐसे परेशान यंगसेल भी देखता है। वो अंदर अपना सामान उठाते हुए सोचता है, मूवी स्टार्ट होने से पहले तो वो ठीक था, लेकिन तब भी वो स्टिफ बिहेव कर रहा था। क्या ये इसलिए है क्योंकि मैंने उससे वो डिमांड की थी, या इसलिए कि मैंने उसके कान में उसका नाम बोला था या फिर टच किया था? शायद ये सब मुझे पब्लिक में नहीं करना चाहिए, लेकिन क्या मैं सच में इतना स्ट्रॉन्ग हूँ कि मैं अपने आप को रोक सकूं? ये सब सोचते ही वो कहता है, कांचन आई लाइक यू। कांचन ये सुन के थोड़ा हैरान रह जाता है, लेकिन फिर कहता है, आई लाइक यू टू। ये सुन के यंगसेल खुश होते हुए सोचता है, हाँ यही मैटर करता है बस। तभी वो कहता है, क्या हम कल मीट खा सकते हैं डिनर के लिए? और कांचन उसे ओके कहता है। यंगसेल सोचता है, जब तक प्लेस अनकंफर्टेबल ना हो सब कुछ अच्छा ही होगा। तभी हमें दिखाया जाता है कि कांचन एक जगह खड़े होकर सोच रहा होता है, हमें डेट करते हुए 1 हफ्ता हो गया है, मैं हमारा टाइम एंजॉय कर रहा हूँ, मैं खुश हूँ और फन भी कर रहा हूँ, लेकिन मेरे हार्मोन्स ये मुझे प्रॉब्लमेटिक बना रहे हैं। मैं तब भी रिएक्ट करता था जब हम डेट नहीं कर रहे थे, लेकिन जब से मैंने डेट करना स्टार्ट किया है मेरा रिएक्शन बहुत ज़्यादा ही बदल गया है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मैं हार्ड हो गया हूँ, बस इस वजह से कि उसने मेरे थाई पे अपना हाथ रखा था। क्या सच में उसके लिए मेरी डिज़ायर इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी है?
तभी वहाँ योंगसेल आ जाता है। कांगजुन सोचता है इसके बारे में ज़्यादा ना सोचूं तो ही बेहतर है, कोई रिएक्शन ना दूं तो ही अच्छा है, और कुछ ना करूं तो शायद सब अच्छा ही होगा। आज का दिन मैं कामली बिताना चाहता हूँ। तभी वो दोनों कार के साइड जाते हैं और योंगसेल कहता है तुम्हारे साथ टाइम बिताना सच में ऐसा लगता है जैसे सब कुछ पलों की बात थी। कांगजुन इससे हंस के कहता है मुझे पता है। योंगसेल कहता है मैं तुमसे गुड बाय नहीं कहना चाहता। ये कार में बैठते हुए योंगसेल उसकी सीट बेल्ट लगाते हुए कहता है मैं ये तुम्हारे लिए करना चाहता हूँ, लेकिन उसे अपना इतने करीब देखकर कांगजुन फिर से ब्लश करने लगता है और सोचता है एक मिनट, ये एटमॉस्फेयर फिर से नहीं। और इससे पहले वो कुछ कह पाता योंगसेल उसे किस कर लेता है। कांगजुन उसे कहता है योंगसेल रुक जाओ, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं सुनता, उसे किस करने लगता है। योंगसेल उसे किस करते हुए उसकी कमर पे अपना हाथ ले जाने लगता है, जिसे देख के कांगजुन शर्मा जाता है और कहता है नहीं नहीं नहीं, ये वहाँ पे क्यों जा रहा है। से कांगजुन इतना ज़्यादा पैनिक हो जाता है कि वो योंगसेल को बाइट कर लेता है, जिससे हमारे योंगसेल की जीभ कट जाती है और ब्लड निकलने लगता है। कांगजुन उसे एम्बैरेस होते हुए कहता है मुझे माफ़ कर दो, और योंगसेल कहता है मुझे तो लगा था मैं मर ही जाऊंगा, और कांगजुन उससे सॉरी कहता जाता है। फिर योंगसेल कहता है कोई बात नहीं, तुम ज़्यादा मत सोचो, कल ईयर का लास्ट डे है तो क्या तुम मेरे घर आना पसंद करोगे? मैं तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाना चाहता हूँ। ये सुन के कांगजुन कहता है ओह कल, ठीक है मैं आ जाऊंगा। ये सुन के योंगसेल भी खुश होता है। कांगजुन के जाने के बाद योंगसेल सोचता है उसका एटीट्यूड आज भी वैसा ही था, मुझे नहीं लगता कि वो मुझे पसंद नहीं करता। क्या वो कार में अनकंफर्टेबल फील कर रहा था? मुझे लगा था कांगजुन इसे एक्सेप्ट करेगा, चाहे वो शाय ही क्यों ना हो। मुझे कोई रीजन नहीं दिखता कि वो मुझे अवॉइड करे। एक मिनट, आर यू प्लेइंग हार्ड टू गेट कांगजुन? ये क्यूट है, लेकिन मुझसे होल्ड बैक अब और नहीं हो पा रहा। कांगजुन अब मैं और नहीं खेलना चाहता। ये कहते हुए वो अपनी गाड़ी चलाने लगता है। तभी हमें दूसरी शाम का सीन दिखाया जाता है, जहाँ योंगसेल उसका वेट कर रहा होता है। कांगजुन आके कहता है योंगसेल, और उसे ऐसे देख के योंगसेल हैरान रह जाता है, क्योंकि हमारा कांगजुन बहुत अच्छा लग रहा होता है। कांगजुन उससे कहता है क्या उन्हें फ्रूट्स पसंद आएंगे, लेकिन योंगसेल उसकी बात ना सुनते उसकी बहुत सारी पिक्स खींचने लगता है और कहता है तुम्हें और कंफर्टेबल क्लॉथ पहन के आना चाहिए, क्या ये फ्रूट बास्केट तुमने बनाई है? कांगजुन उससे कहता है वो तुम्हारी फैमिली है, इसलिए मुझे और ज्यादा प्रेजेंटेबल लगना था, मैं कोई भी मिस्टेक नहीं करूंगा। ये सुन के योंगसेल कहता है राइट, और सोचता है ये सच में कितना इनोसेंट है कि उसने पहले अपने भाई बहन को लालच दे के वहां से भगा दिया होता है। वो सोचता है वहाँ वैसे भी कोई नहीं होने वाला, लेकिन मेरे पास सामान सारा है। कांगजुन उससे कहता है मैं भी तुम्हें अपनी फैमिली से मिलवाऊंगा, लेकिन योंगसेल अपनी वाइल्ड इमेजिनेशन में होता है। वो सोचता है इसके टाई निकालने के बाद मैं उससे इसके हाथ बांधूंगा, उसके कपड़े हटाने के बाद मुझे उसके पैर भी बांधने होंगे। ये सब सोचते हुए वो खुश हो रहा होता है और सोचता है मैं पहले शावर लेना चाहूंगा। उसके साथ लाइट्स क्यों ऑन है? ये सोचते सोचते वो अंदर जाता है, उसके भाई बहन वही होते हैं और कहते हैं वेलकम, हेलो पप्पा, और उन्हें ऐसे देख के योंगसेल का खून खौल जाता है। योंगसेल की उम्मीदों पे पानी फिरता है या फिर आग लगती है, ये तो हमें अगले पार्ट में पता चलेगा। सॉरी गाइस, इस बार ये सारा इशू हो गया मेरे सर्दी जुकाम की वजह से, बट आई विल गिव यू बेस्ट वीडियो नेक्स्ट टाइम, सो डू लाइक, सब्सक्राइब एंड बाय बाय।